आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि अर्थ की जो सरफेस है वो वार्म अप हो जाती है। अब वार्म अप किस वजह से होती है कि जब सनलाइट जो है एनर्जी की फॉर्म में वो अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचती है, ठीक है। तो कुछ जो है एनर्जी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस के अंदर और बाकी जो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और री रेडिएटेड हो जाती है। अब ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो क्या करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म अप कर देती है और सरफेस ऑफ अर्थ को। इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस क्या है वो देखते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब है एक बिल्डिंग जो कि ग्लास से बनी हुई है, ठीक है। उसकी जो रूफ है वो ग्लास से बनी हुई होगी, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ठीक। प्लांट्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास, और उनको हमने हीट और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करनी होती है और वो इस कंट्रोल मीडियम के अंदर सरवाइव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एक रेगुलेट किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा ग्रीन हाउस। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं कि ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से और ट्रैप्ड हीट की वजह से, जो ट्रैप हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है उसके पास हीट एनर्जी आती है और हीट एनर्जी आती है सनलाइट से, ठीक। अब सनलाइट से कुछ जो एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है स्पेस के अंदर, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ स्कैटर हो जाती है। स्कैटरिंग का मतलब होता है इधर उधर बिखर जाना, डिस्पर्स हो जाना। अब वो जो एनर्जी रिसीव करती है अर्थ की सरफेस, उसकी वजह से जो डे टाइम जो है वो हमारे ज़्यादा हॉटर हो जाते हैं, ठीक है। और थर्मल एनर्जी अर्थ की इंक्रीज कर जाती है। इस पॉइंट पे जो अर्थ है वो क्या करती है, वो भी एनर्जी इमिट करना स्टार्ट कर देती है, एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है रेडिएशंस की फॉर्म में। अब इन रेडिएशंस को कहते हैं कि ये रेडिएशंस हमारे पास आउट गोइंग रेडिएशंस हैं जो अर्थ की सरफेस से जा रही हैं, जिनको अर्थ रिफ्लेक्ट कर रही है, इमिट कर रही है। अब वो एनर्जी जो अर्थ इमिट कर रही थी उसका कुछ पार्ट जो है एटमॉस्फेयर वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। और जो पार्ट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगी वो होगी हमारे पास हीट एनर्जी। और बाकी जो एनर्जी है वो पहले ही आपको बता दिया कि वो स्पेस के अंदर वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमारे पास आती हैं ग्रीन हाउस गैसेस कि वो कौन सी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करवाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद वाटर वेपर्स आ जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास ओजोन गैस आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड्स। ये सारी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब जितनी ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन हाई होती जाएगी उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। वैसे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज़्यादा होता जा रहा है। अब ये जो गैसेस हैं वो अर्थ के इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट बनाया होता है, ब्लैंकेट के तौर पर एक्ट करती हैं, ठीक है। और अर्थ को एक ब्लैंकेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रही होती। फिर उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है इन रेडिएशंस को, क्योंकि अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है हीट एनर्जी को, और जो एटमॉस्फेयर है उसने सराउंड किया होता है अर्थ को। जब अर्थ एब्जॉर्ब करेगी तो एटमॉस्फेयर भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है वो एक ग्रीन हाउस की तरह बिहेव नहीं कर रही, बल्कि जो अर्थ है वो ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो ट्रैप हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। जब हम अर्थ को देखें कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, मीथेन,
और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारा कुछ। सबसे पहले वाटर वेपर्स की बात करते हैं कि वाटर वेपर्स डिफरेंट इनकी रेंज है जिसके ऊपर ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो मिक्सिंग रेशो होती है वाटर की वो काफ़ी हाई होती है। अब जो ग्लोबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है हमारे पास वो अबाउट 1% है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो है इंक्रीज़ हो गई है। उसके अलावा जो गैशियस वाटर है, ठीक है, वो भी जाके ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करवाता है। जो भी गैशियस वाटर होगा फिर ये क्या करेगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, क्योंकि एवेपोरेशन एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है कि जब बॉइलिंग करते हैं, वाटर की बॉइलिंग करते हैं और जो बुखारात, जो वेपर्स हवा के अंदर जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कि वो इवेपोरेशन का प्रोसेस है। अच्छा जी, अब ये जो वाटर वेपर्स हैं इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स इस तरह से कि वेपोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी ओशन से, लैंड सर्फेसिस से, उसकी वजह से जो हवा के अंदर जो नमी है वो बरकरार रहेगी। फिर उसकी वजह से जो वार्मिंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव इस तरह से, ट्रोपोस्फेयर जो है, जो कि एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, वो ज़्यादा क्लाउडी हो जाएगी। उसके अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर उसकी वजह से जो सोलर फ्लक्स है, ठीक है, जो फ्लक्स कहते हैं कि इनवर्ड और आउटवर्ड जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, सॉलिड की या लिक्विड पार्टिकल्स की, वो भी डिस्टर्ब होगी। अब 1995 के अंदर जो ग्रीन हाउस वार्मिंग थी एसोसिएट की गई थी वाटर वेपर्स के साथ, तो 110 वॉट पर मीटर स्क्वायर इतनी थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है गैस, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और कंबशन के प्रोसेस वहाँ से रिलीज होती है। स्मोक के पार्टिकल्स के अंदर कार्बन का कंटेंट होता है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ये एब्जॉर्ब हो जाती है सारी वेवलेंथ के ऊपर। वेवलेंथ का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है और ये सारी वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं। फिर उसके बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई तो अर्थ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अब जहाँ पे ये गैसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, उस स्पेक्ट्रम के उस पार्ट को कहते हैं हम कि ये हमारे पास विंडो है, ठीक है। फिर दूसरी गैसेस जो इस रीजन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं वो भी उस विंडो के क्लोज होंगी और उनका जो मेजर इफेक्ट होगा हीट रिटेंशन के ऊपर, ठीक है, कि हीट कितनी रिटेन होगी, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है उस रीजन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास गैस आती है मीथेन गैस, CH4। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। 1995 के अंदर एक एस्टिमेट लगाया था कि 1.7 डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतनी हद तक ये जो है गैस जो एब्जॉर्ब हो रही है। उसके अलावा ये भी क्या करती है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। फिर उसके बाद ओजोन है हमारे पास, ओजोन गैस आती है O3। ये भी एक इरिटेंट गैस है और ये ग्रीन हाउस गैस के तौर पर भी बिहेव करती है। इसका जो लाइफ टाइम देखें ओजोन का तो वो शॉर्ट लाइफ टाइम है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट गैस आ जाती है नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसकी कंसंट्रेशन 1995 की एस्टिमेशन के हिसाब से 312 ppbv थी, मतलब पार्ट्स पर बिलियन बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 312 इसकी कंसंट्रेशन थी और एनुअली इसका रेट देखा जाए तो 0.3% जो है नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी जो एमिशन है वो ज़्यादा हो गई है, ये डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। इसके अलावा और भी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं। पहले हमारे पास आ जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जितनी ज़्यादा हम लोग अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं
एयर कंडीशनर्स वगैरह, ठीक है, उनके अंदर होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से भी रिलीज़ होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक्यूमुलेट कर देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, और इनकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। इन सारी गैसेस के अलावा कुछ और गैसेस भी हैं जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। उनमें सबसे पहले आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये भी क्या करती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर रिजाइड करती है, वहां पे जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और गैसेस भी हैं, जैसे कि CF4 है, टेट्राफ्लोरोमीथेन, हेक्साक्लोरोइथेन। ये सारी गैसेस भी जो हैं जो ये लुमिना की इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के ज़रिए प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और गैस है, हेक्साफ्लोराइड। ये गैस भी जो है मैग्नीशियम की प्रोडक्शन के दौरान जो है प्रोड्यूस होती है। क्लाउड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं एटमॉस्फेरिक एरोसोल के अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं इनकमिंग रेडिएशंस को, और इमिट भी करते हैं रेडिएशंस को अर्थ से। और क्लाउड्स की वजह से कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी जो गैसेस थी ये ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर रही थी ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा जी, हम लोग पढ़े थे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। अब इसकी एक मेन रीज़न तो है ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। इन गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी थी, ओजोन भी थी, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट इमिशन हो रही है, सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट कर रही हैं अर्थ के टेम्परेचर को ओवरऑल इंक्रीज करने में। अब ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं 18%, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 14% टू ग्लोबल वार्मिंग। अब हर चीज़ का एक कॉज होता है, वजह होती है कि जिसकी वजह से वो सामने आ रही है। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स, कि हम फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अलावा कोयला जलाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। लकड़ी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफॉरेस्टेशन। जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में कूलिंग इफ़ेक्ट कॉज करवाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा जब किसी जंगल के अंदर आग लग जाती है, ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट हो जाती है, उसकी वजह से जो उस एरिया का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। उसके अलावा जो बायोमास है, जो नेचुरल मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसकी बर्निंग से ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। उसके अलावा जब हम राइस की कल्टीवेशन करवाते हैं, आपको पता है कि पानी की जो राइस की जो काश्त है वो ज़्यादा पानी के अंदर की जाती है। जब पानी किसी भी जगह पे होगा, ठीक है, उसके बनेंगे वेपर्स। वेपर्स बनने से वो जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगे, और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हम यूज़ करते हैं, खाद्य वगैरह, उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग जो है ये इंक्रीज हो रही है। ये सारे जो है थे कॉजेज, ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इन शॉर्ट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो कहते हैं कि अब जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होना ही होना है, क्योंकि ग्रीन हाउस की वजह से जो गैसेस हैं, एक तो पोल्यूशन, पोल्यूशन भी कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज के अंदर। उसके अलावा इन सब की वजह से जो मेल्टिंग हो रही है पोलर आइस कैप्स की, वो भी हो रही है, ठीक है। माइग्रेशन, पोलर आइस कैप्स की वजह से जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ वगैरह थी वो पिघलना शुरू हो गई है। और जो स्पीशीज़ का एक हैबिटेट था, जैसे पोलर बियर,
वो पोलर रीजियंस के अंदर ही रहता है। अगर बर्फ़ कम होगी तो उसका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया है, ठीक है? अब उसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं वो माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह की वजह से। ये जो सारे थे ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट थे, ठीक है? और ग्लोबल वार्मिंग का पूरा प्रोसेस था। और यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का।